आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर जो कि आपकी बुक टीएस ग्रेवाल +1 से है, जिसका नाम है बीआरएस यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इमरान और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस प्यारे से वीडियो लेक्चर को। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसके ऊपर लिखा है चैप्टर नंबर 13 है आपका, इसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हम लोग सिंपल वर्डों में शॉर्ट फॉर्म में इसे बीआरएस बुलाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बीआरएस होता क्या है, इसका मतलब क्या है, ये किसके द्वारा बनाया जाता है, ठीक है ना, और इसकी क्या जरूरत है जो हम इसे पढ़ रहे हैं या बनाते हैं। तो सबसे पहले इसकी मीनिंग की बात कर लेते हैं। मीनिंग ऑफ बीआरएस, मीनिंग में हमने लिखा है अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर, बाय द अकाउंट होल्डर। इसका मतलब क्या है कि ये एक स्टेटमेंट होती है जो तैयार करी जाती है, किसके द्वारा, अकाउंट होल्डर के द्वारा तैयार करी जाती है। आगे लिखा है टू रिकंसाइल, रिकंसाइल का मतलब होता है मिलान करना या मिलाना, ठीक है ना। टू रिकंसाइल द बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस एज पर ऑन बुक विद बैलेंस एज पर बैंक। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगी कि ये क्या बोल दिया आगे, इसका मतलब समझ में नहीं आया। तो सुनिए मैं आपको बताता हूँ। कोई भी जो ओनर होता है, ठीक है, जो प्रोप्राइटर होता है, जब वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो सारे काम कैश में नहीं करता, उसे बैंक की भी जरूरत पड़ती है। तो वो बैंक जाता है और बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाता है। और जब बैंक में अकाउंट ओपन हो जाता है तो इसके बाद में इसके पास दो चीजें हो जाती हैं। एक तो इसकी खुद की स्टेटमेंट जो ये अपने यहाँ अकाउंटेंट से करवाएगा, और दूसरी स्टेटमेंट वो होगी जो बैंक के द्वारा बनाई जाएगी, ठीक है ना। सपोज दैट मैंने बनाया यहाँ पर एक बिजनेस, ठीक है जी, ये क्या है, ये बिजनेस है, और दूसरा जो मैंने बना दिया वो बना दिया बैंक। वो बैंक कोई भी हो सकता है दोस्तों, वो बैंक कोई भी हो सकता है। तो जब ओनर कोई भी ट्रांजैक्शन करेगा तो सबसे पहली बात अपने बिजनेस के अंदर भी अकाउंटेंट से बोल देगा वो कि इसकी रिकॉर्डिंग करो, इसकी रिकॉर्डिंग करो। और बैंक से जो भी ट्रांजैक्शन होंगी बैंक वाली भी उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे अपने यहाँ, ठीक है ना। क्लियर है। अब होता क्या है, ये जो हमारे बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग होगी, यही मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर बताया था। वहां पे हमने यूज किया था डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक कैसे बनता था आप याद करो जरा। डबल कॉलम कैश बुक के अंदर एक हेड कैश का हुआ करता था और एक कॉलम किसका हुआ करता था, बैंक का। एक कॉलम किसका होता था, कैश का, और एक होता था बैंक का। ऐसे ही यहाँ क्रेडिट साइड में भी दो कॉलम हुआ करते थे, एक कैश का और एक बैंक का। अब सपोज दैट बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है, या मान लीजिए बिजनेस ने क्या करा है, सेल करा है कोई भी गुड्स। तो सेल करा है तो क्या होगा, या तो कैश आएगा या फिर चेक आएगा, दो में से एक बात होंगी, ठीक है ना। तो अगर कैश आता था, कैश आता था तो हम प्लस करते थे किसके अंदर, कैश के अंदर। लेकिन अगर हमें कोई चेक मिलता था तो चेक के लिए हम क्या करते थे, बैंक के कॉलम को प्लस करते थे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहां पे समझने वाली बात यह है कि ये जो होती थी हमारी रिसीट साइड होती थी। कौन सी होती थी, मैं लिख देता हूं, ये हमारी साइड होती थी रिसीट साइड। लेकिन ऑन द अदर एंड इसका ऑपोजिट होता था, यानी कि अगर हम किसी को पेमेंट करते थे, अगर कैश से करते थे तो यहाँ से कैश क्या हो जाता था, माइनस होता था। और अगर हम चेक काट करके देते थे किसी को, चेक इशू करते थे, तो फिर हमारा बैंक का कॉलम क्या हो जाता था, कम हो जाता था। यानी कि ये साइड जो होती थी अपनी क्या होती थी, पेमेंट साइड होती थी। मैं आपको बहुत ही डीपली और इजी वर्ड में चैप्टर समझाऊंगा, तो प्लीज ध्यान से समझते रहिए। तो ये एक्टिविटी कहाँ की है, ये एक्टिविटी है हमारे बिजनेस के अंदर की, ठीक है ना। बिजनेस के अंदर अकाउंटेंट इसी तरीके से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। ये आपकी क्या होगी, ये होगी कैश बुक, ठीक है ना। इसे हम क्या बोलेंगे, ये क्या होगी, आपकी कैश बुक होगी। पहला वर्ड आपके सामने आ चुका है, कैश बुक किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कैश बुक क्या होगी, हमारे पास होगी, बिजनेस के अंदर होगी, जिसके अंदर सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करा जाएगा। ऑन द अदर एंड अब हम चलते हैं जरा बैंक की तरफ। बैंक के अंदर जो होता है वो क्या होता है, बैंक के पास जो होती है दोस्तों वो होती है पासबुक। क्या होती है, पासबुक होती है। जब आप कभी भी बैंक में जाओगे और अपना अकाउंट ओपन करोगे तो वो ये फैसिलिटीज आपको देते हैं कि आपको एक पासबुक देंगे, डेबिट कार्ड देंगे, और
अलग अलग बैंक अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड कराता है। कुछ लोग क्रेडिट कार्ड भी ऑन द स्पॉट दे ही देते हैं अगर रिकॉर्ड अच्छा होता है ऑनर का, ठीक है ना। तो मेन चीज जो है वो क्या है, आपकी पासबुक। जो पासबुक होती है वो किसके पास होती है, बैंक के पास होती है। अब आपके मन में एक कंफ्यूजन यहाँ पैदा होगी, वो ये पैदा होगी कि आप कहोगे कि जब मैंने कैनरा बैंक में अकाउंट खुलवाया था तो यार पासबुक तो उन्होंने मुझे दी थी, तो पासबुक तो मेरे पास होनी चाहिए। नहीं, ऐसा मत सोचना बिल्कुल भी। जो आपको वो दे रहे हैं वो तो एक खाली प्रतिलिपि है, ठीक है ना, वो एक कॉपी है, फोटो स्टेट समझ लो आप। खाली आप जाते हो मशीन में वो एंट्री करके फिर आपको दे देते हैं, तो वो खाली आपको रिकॉर्ड्स दे रहे हैं। लेकिन ओरिजिनल जो पासबुक होती है वो बैंक के पास ही होती है। बैंक के जो अकाउंट होता है, मतलब जो कंप्यूटर होता है, उसके अंदर वो सारे रिकॉर्ड रखते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं, पासबुक बोलते हैं। तो ओवरऑल आपको समझना बस ये है कि हमारे पास जो होता है वो क्या होता है, कैश बुक होता है, और बैंक के पास जो होता है वो क्या होता है, पासबुक होता है। अब आप कहोगे इतनी लंबी गाथा हमें क्यों समझा रहे हो, तो मैं आपको इस लाइन का मतलब समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हमें रिकंसाइल करना होता है, ठीक है। रिकंसाइल मतलब मिलाना होता है। किसको मिलाना होता है, बैंक बैलेंस एज पर ऑन बुक। ऑन मतलब हमारे पास जो बुक है, हमारे पास जो बुक है उसके बैंक बैलेंस को मिलाना है, उसके बैंक बैलेंस को मिलाना है। और इसके साथ साथ विद बैलेंस एज पर बैंक, और जो बैंक के पास जो बैलेंस दिख रहा है उस बैलेंस से मिलाना है। अब आप कहोगे कि जब हम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, चाहे वो कैश का हो चाहे वो बैंक का हो, तो हम यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, और बैंक के साथ जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसी भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बैंक से पेमेंट करी थी तो माइनस कराए, यहाँ बैंक में डिपॉजिट करा तो प्लस कराए, तो ये तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो फिर ये मिलाना क्यों पड़ रहा है, तो सुनिए सुनिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारी कैश बुक और बैंक की पासबुक टैली नहीं होती, यानी कि वो मैच नहीं हो पाती है। और अगर मान लीजिए उसी दरमियान कोई ऑडिट करने आ गया, चेकर आ गया, चेकिंग करने के लिए आ गया, तो आपका बैलेंस और बैंक का बैलेंस क्या होगा, टैली नहीं करेगा, वो अलग अलग होगा, तो दिक्कतें होंगी। तो इसीलिए जो अकाउंटेंट होता है वो समय समय पर बीआरएस प्रिपेयर करता है, ताकि ताकि हमारा कैश बुक और पासबुक दोनों इक्वल रहे, टैली रहे। अब ये डिस्टर्ब हो जाते हैं कभी कभी कुछ रीजंस की वजह से, कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से हमें कैश बुक और पासबुक का बैलेंस टैली नहीं मिलता। अब वो रीजंस क्यों पैदा होते हैं, कैसा पैदा होते हैं, अभी हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक बात मैं आपको और समझाना चाहता हूँ, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा अब मैं बेस बनाने की कोशिश करूंगा ताकि हम क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ें। तो उन क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा बेस बनाना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है, कहाँ पर, कैश बुक के अंदर। जब कैश बुक के अंदर कोई पैसा डिपॉजिट कर रहा था तो आप क्या कर रहे थे, उसे डेबिट कर रहे थे। क्या कर रहे थे, उसे डेबिट कर रहे थे। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाई कैश बुक, आपको ताकि बहुत अच्छे से मैं समझा सकूं, मैं क्लियर कट लिखूंगा सारी बात। कैश बुक के अंदर अगर पैसा बढ़ रहा था तो आप क्या कर रहे हो, डेबिट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, डेबिट कर रहे हो। और डेबिट कब कर रहे हो, जब कैश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, या बैंक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। चाहे वो कैश हो चाहे बैंक हो, आप क्या कर रहे हो, प्लस ही तो कर रहे हो, डेबिट ही तो कर रहे हो। लेकिन ऑन द अदर एंड अगर कम हो रहा है तो आप क्या कर रहे हो, क्रेडिट कर रहे हो। यानी कि क्रेडिट कब कर रहे हो, जब कैश या बैंक आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इतनी सी बात थी। तो ये एक्टिविटी हो रही है हमारे यहाँ बिजनेस के अंदर। लेकिन स्टूडेंट्स हमेशा याद रखेंगे कि पासबुक के अंदर ऐसा नहीं होता है। पासबुक के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि पासबुक के अंदर जो एंट्री होगी वो अपोजिट होगी हमारे से। अब अपोजिट क्यों होगी, समझते हैं। देखिए, बैंक के अंदर जो आप पैसा डिपॉजिट कराने जाते हो, तो क्या वो पैसा उनका खुद का हो जाता है, बैंक का? क्या वो डेबिट कर लेगा अपने यहाँ? नहीं, वो डेबिट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि बैंक के पास जो हम पैसा जमा करा रहे हैं ना, तो बैंक उसे ट्रीट करता है एज अ लोन। क्या ट्रीट करता है, एज अ लोन ट्रीट करता है, वो अपनी लाइबिलिटी मानता है। और इसी वजह से वो इस पे हमें इंटरेस्ट भी देता है। अगर आपके सेविंग्स अकाउंट होंगे तो आपको पता होगा ये बात कि जब भी हम पैसा जमा करते हैं तो कुछ समय के बाद उस पैसे पे क्या मिलता है, हमें ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। कौन देता है, बैंक वाले देते हैं। क्यों, क्योंकि जो पैसा हमने बैंक में जमा करा, बैंक उस पैसे को इन्वेस्ट कर देता है दूसरी जगहों पर, उससे बहुत सारा पैसा कमाता है और थोड़ा सा छिड़काव हमारे ऊपर भी कर देता है इंटरेस्ट के रूप में, ठीक है ना। तो कुल मिला के मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि बैंक के पास जो पैसा गया है वो इसे डेबिट नहीं करेगा, बस इतनी सी बात समझ लो। क्या कहा, बैंक के पास जो हम पैसा जमा करा रहे हैं वो इसे डेबिट नहीं करेगा, बल्कि वो इसे क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। यानी कि
आपको बात समझ में ये आई? मैं इसे इरेज करता हूं थोड़ा सा। आपको बात समझ में ये आनी चाहिए कि बैंक वाले जब भी मैं पैसा जमा कराऊंगा वहां पर, तो वो इसे क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, अगर पैसा जमा करा है तो। और अगर पैसा मैं निकाल रहा हूं तो वो करेंगे डेबिट। क्या करेंगे? वो डेबिट, यानी कि डीआर, अगर मैं पैसा निकाल रहा हूं तो। लेकिन यहां पे देखो क्या हो रहा था, पैसा जमा करा तो क्या हुआ? पैसा जमा करा तो क्या हुआ? डेबिट हुआ। और पैसा अगर निकाल लिया, माइनस किया, तो क्या करा? क्रेडिट करा। तो ये जो ट्रांजैक्शन होती है ये अपोजिट होती है। और इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और बताना चाहता हूं, ताकि सब कुछ क्लियर कट समझ में आ जाए आपको। एग्जांपल ये है कि आप देखोगे, अगर आप पेटीएम वगैरह चलाते हो, फोन पे चलाते हो, गूगल पे चलाते हो, या कोई भी ऑनलाइन ऐप चलाते हो, तो जब भी आपके खाते में पैसा कोई भेजता है, जब भी आपके खाते में कोई पैसा भेजता है, तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाती है, यानी कि एक मैसेज आ जाता है। और उसमें क्या लिखा हुआ होता है? एन अमाउंट, ठीक है, एन अमाउंट ऑफ INR, और रुपीज लिख देगा वो, 1000 2000 हैज बीन क्रेडिटेड। यानी कि आपके अकाउंट में अगर कोई पैसा भेज रहा है, यानी कि आपने रिसीव करा है, तो वो लिखता है हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। लेकिन अगर मान लो आपने किसी की पेमेंट कर दी ऑनलाइन, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, कुछ भी कर दिया आपने, तो जैसे ही आप पेमेंट करोगे, यानी कि पैसा निकालोगे, तो वहां पे डेबिटेड लिखा हुआ आएगा। क्या लिखा हुआ आएगा? एन अमाउंट ऑफ रुपीज 2000 हैज बीन डेबिटेड। ठीक है ना, वहां डेबिट वर्ड का यूज होता है, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो, पैसा निकाल रहे हो। और अगर पैसा जमा करा है आपने, तो मैसेज क्या आएगा? क्रेडिटेड। तो पैसा जमा करोगे तो क्या आएगा? क्रेडिटेड। और अगर निकाल ले हो तो क्या आएगा? डेबिटेड आएगा। वो रीजन यही है जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना, क्योंकि बैंक वाले जो है उस पैसे को अपना नहीं सकते, वो तो एज अ लोन के रूप में उसे यूज करेंगे और उससे पैसा कमाएंगे, और फिर थोड़ा सा रिवर्स दे देंगे आपको इंटरेस्ट के रूप में। तो ये बेसिक बात थी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अभी तक के चैप्टर के अंदर हमने क्या बनाया बेस, हमको ये पता लग गया है कि BRS के अंदर हमारे पास एक कैश बुक होती है और दूसरी क्या होती है? पासबुक होती है। पहली चीज मैंने आपको ये समझाई। दूसरी चीज ये समझाई, कैश बुक जो होती है वो हमारे पास होती है, बिजनेस के पास होती है। और जो दूसरी चीज मैंने बताई, पासबुक, वो किसके पास होती है? बैंक के पास होती है। दो बातें। तीसरी बात मैंने क्या बताई आपको? अगर हम अपने यहाँ डेबिट कर रहे हैं, यानी कि कुछ आ रहा है तो डेबिट करेंगे, और कुछ जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। अगर आ रहा है, प्लस हो रहा है, तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कुछ जा रहा है तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ये हमारे यहाँ की एक्टिविटी है। और वहाँ की क्या है? वहाँ की बिल्कुल अपोजिट होगी। अगर बैंक वालों को हम कुछ देंगे तो वो क्रेडिट मार देगा, और अगर कुछ निकालेंगे बैंक से पैसा तो वो क्या मारेगा? डेबिट मारेगा। तीन बातें ये हो गई। तो BRS के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर कैश बुक और पासबुक को रिकंसाइल क्यों करा जाता है, तो इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। कुछ रीजन से कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि आपकी पासबुक और कैश बुक टैली नहीं करेगी, जबकि ये 100% टैली करनी चाहिए। तो वो क्या रीजंस हैं, क्या वजह है जिसकी वजह से ये टैली नहीं हो पाता है, और इसको टैली कैसे करना है, चलिए देखते हैं अपनी अगली स्लाइड्स पे। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। या हमने आपके सामने कुछ रीजंस लिखे हैं जिसकी वजह से जो हमारा कैश बुक है और पासबुक है वो टैली नहीं हो पाता है। तो वो क्या रीजन है, जरा इसको पता लगाते हैं और इसका समाधान भी आपको बताएंगे। सबसे पहले पॉइंट में हमने लिखा है डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग इन रिकॉर्डिंग एंट्रीज। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम सही समय पर एंट्री को नहीं करते हैं, जिसकी वजह से एक जगह तो रिकॉर्ड हो जाएगी, दूसरी जगह नहीं होगी, और ये टैली नहीं हो पाएगी। उसके अंदर पहला पॉइंट आपका क्या आ जाता है? चेक्स इशूड। चेक्स इशूड का मतलब होता है दोस्तों कि आपने किसी को चेक यूं काट करके दे दिया कि लो 5000 रुपए का चेक, जाओ ले लो मेरे बैंक से। तो चेक आपने इशूड करा है, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यानी कि मैंने तो अपने यहां से चेक काट करके दे दिया, किसको दे दिया? अपने क्रेडिटर को, लेकिन वो बंदा थोड़ा बिजी था, वो बैंक गया ही नहीं, वो बैंक गया ही नहीं, उसने अमाउंट निकाला ही नहीं। तो इस स्थिति में क्या होगा भाई? मैं जो बिजनेस के अंदर अकाउंटेंट से तो बोल दूंगा कि भाई मैंने चेक काट के दे दिया है 5000 रुपए का, 5000 कम कर दो, तो वो तो मार देगा क्रेडिट। लेकिन होगा क्या? पासबुक के अंदर क्या इसकी एंट्री हुई है? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो बंदा तो अभी प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट के लिए। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से ये दोनों टैली नहीं हो पाएंगे। एक समय का एक निश्चित बिंदु मैं मान ही लेता हूं आपको समझाने के लिए, जो हम सारे वो देखेंगे, जो रीजंस हैं हमारे लिखे हुए, मैं मान के चलूंगा कि हम जो चेकिंग कर रहे हैं वो 31 मार्च को कर रहे हैं। कब कर रहे हैं?
31 मार्च को जो हमारा क्लोजिंग डेट होती है। तो अब मान लेते हैं कि मैंने जो चेक इशू करा है वो 28 मार्च को करा होगा, लेकिन पेमेंट के लिए जो बंदा है वो 31 मार्च को गए ही नहीं, और मैं 31 मार्च को अपनी अकाउंट बुक टेली करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस केस के अंदर क्या होगा कि मेरे यहाँ तो 5,000 रुपये कम दिखेंगे क्योंकि मैंने चेक काट के दिया है, लेकिन पासबुक के अंदर 5,000 रुपये ज़्यादा दिखेंगे क्योंकि वहाँ से तो अभी पैसा कटा ही नहीं है। तो पहला रीज़न तो मैंने आपको ये बता दिया। और दूसरा रीज़न क्या है, चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी कि इस बार क्या हुआ है कि मुझे किसी ने चेक दिया होगा कि लो इमरान भाई 10,000 रुपये मजे करना। अब 10,000 रुपये का चेक आ गया, मैंने उसे कर दिया बैंक के अंदर जमा। तो चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक मैंने कर दिया बैंक के अंदर जमा, बट नॉट येट क्लियर्ड, लेकिन भैया अभी पैसा आया ही नहीं, यानी कि बैंक ने अभी मुझे क्रेडिट कर ही नहीं है। कोई भी रीज़न हो सकता है उसके खाते में बैलेंस ना हो, तो वो क्या हो जाएगा, डिसऑनर्ड भी हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि मेरा चेक खो गया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि डेट आगे की मिल गई हो। कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से बैंक वालों ने मुझे अमाउंट नहीं दिया, यानी कि मेरे खाते को क्रेडिट नहीं किया। लेकिन मैंने अपने यहाँ क्या कर लिया, उसकी एंट्री कर ली कि भाई मुझे 10,000 रुपये मिल गए हैं, तो मैंने अपने खाते को क्या कर लिया, डेबिट कर लिया, बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया। लेकिन पासबुक के अंदर तो हुआ ही नहीं है, तो ये भी तो एक रीज़न है। 31 मार्च को मेरा बैलेंस तो ज़्यादा दिख जाएगा, लेकिन पासबुक का बैलेंस ज़्यादा नहीं दिखेगा क्योंकि वो अभी क्लियर ही नहीं हुआ है। दूसरा रीज़न था ये। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। सेकंड पॉइंट क्या है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन हुई थी तो बैंक ने तो उसे क्या कर लिया है, रिकॉर्ड कर लिया है, बट नॉट बाय द अकाउंट होल्डर, लेकिन अकाउंट होल्डर ने अभी इसको रिकॉर्ड नहीं करा है। मैं यहाँ पर एक बात इसको रोक करके समझाना चाहता हूँ कि हमेशा याद रखना, जो BRS होता है इसको जो प्रिपेयर करता है वो अकाउंट होल्डर करता है। मैंने अभी पहले भी थ्योरी में बताया था आपको, ऊपर मैंने मार्क भी करा था। कौन करता है, अकाउंट होल्डर प्रिपेयर करता है हमेशा, बैंक वाले नहीं करते। वो तो अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करते रहेंगे, लेकिन अपन लोगों को बिजनेस के अंदर इसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट बाय द अकाउंट होल्डर, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन हमारी हुई थी उसको बैंक ने तो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन हमारे यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। अब तुम कहोगे कि यार कामचोर रखा था क्या अकाउंटेंट, तो कामचोर की बात नहीं है दोस्तों। कभी कभी ऐसे रीज़न हो जाते हैं कि बैंक से तो अमाउंट कट गया या आ गया, लेकिन हमें पता ही नहीं लगता वो क्या रीज़न है। ज़रा देख लेते हैं। पहला लिखा हुआ है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, यानी कि बैंक ने हमें इंटरेस्ट दे दिया। ठीक है जी, तो जब हमें बैंक इंटरेस्ट दे देगा तो हमारे खाते को तो वो क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। ठीक है, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, लेकिन मैंने तो अपने यहाँ करा ही नहीं। और ये सच बात भी है, ऐसा होता भी है भाई। बैंक वाले जब भी हमें इंटरेस्ट देते हैं तो वो कॉल करके बताते थोड़ी ना है कि भैया आपके खाते में ना मैं 10,000 रुपये डालने वाला हूँ, या 5,000 डालने वाला हूँ, या 500 डालने वाला हूँ इंटरेस्ट के रूप में। कभी कॉल करता है, नहीं करता। वो सीधे आपको क्रेडिट कर देगा और एक मैसेज भेज देगा। जब मैसेज मैं देखूंगा तो मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा, और मैसेज नहीं देख पाऊंगा तो ये एक मिस्ट्री बन जाएगी, ठीक है ना, रहस्य बन जाएगा कि ये पैसा बढ़ कैसे गया। तो ये एक रीज़न है कि बैंक तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन मैं उतना का उतना रहूंगा, मेरे अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, बिना बताए हो जाएगा ये काम, ठीक है ना। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से बैलेंस क्या हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है। अब अगला पॉइंट हमारा क्या है, बैंक चार्जेस इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। जिस तरीके से वो हमें इंटरेस्ट पे कर रहा था, यानी कि हमें एक्स्ट्रा पैसा कर रहा था, मतलब हमारे अकाउंट को बढ़ा रहा था, इसी तरीके से कभी कभी वो हमारे अकाउंट में से पैसे गायब भी कर देता है। गायब मतलब कटौती कर लेता है। कटौती किस चीज़ की, जो बैंक चार्जेस होते हैं। बैंक चार्जेस के रूप में उसने मान लो 100 रुपये काट लिए, आपको उसने ATM कार्ड भेजा था, डेबिट कार्ड, उसके उसने 200 रुपये काट लिए मान लो, ठीक है ना। कोई भी चार्ज हो सकता है, या मान लो आपने पासबुक बनवाई होगी, पासबुक के चार्जेस काट लिए, या एनुअल चार्ज काट लिया, कुछ भी चार्जेस हो सकते हैं, बैंक चार्जेस। और आगे क्या लिखा है, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई, बैंक चार्जेस हो सकते हैं और इंटरेस्ट चार्ज हो सकता है, ये बैंक के द्वारा तो रिकॉर्ड कर लिया गया है बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, लेकिन हमने इसको रिकॉर्ड नहीं करा। तो मैंने आपको बता दिया, जब वो कटौती कर लेगा, किसी भी चीज़ का चार्ज वो काट लेगा, तो वो हमें क्या कर देगा, डेबिट कर देगा, हमारे अमाउंट, हमारे बैलेंस को कम कर देगा। लेकिन मुझे तो अभी पता ही नहीं है। जब बैलेंस कट जाएगा, मैसेज आएगा, मैं देखूंगा, उसके बाद अकाउंटेंट को बोलूंगा, तब वो टैली हो पाएगा। तो ये भी एक रीज़न है। अगला क्या है, पांचवा पॉइंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है,
भाई मुझे कहीं से इंटरेस्ट मिल गया या फिर मैंने शेयर्स वगैरह खरीद रखे थे, उस पर मुझे डिविडेंड मिल गया, तो वो तो सीधे कहाँ जाएगा, वो तो सीधे जाएगा बैंक के अंदर। तो बैंक अपने आप को क्या कर देगा, बढ़ा देगा अपने आप को, मतलब मेरे खाते को क्या कर देगा, बैंक बढ़ा देगा, क्रेडिट कर देगा, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है भैया कब इंटरेस्ट आ रहा है कब नहीं आ रहा, मुझे क्या पता, जब बढ़ जाएगा तो मैं भी बढ़ाऊंगा, लेकिन जब पता लगेगा तभी तो बढ़ाऊंगा, तब तक के लिए तो डिसबैलेंस रहेगा मामला। ठीक है, ये एक रीजन हो गया। अगला क्या है, छठा पॉइंट हमारा, डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कभी कभी दोस्तों ऐसा हो जाता है, आजकल तो बल्कि बहुत ज़्यादा हो रहा है कि हम लोग ना ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर इंस्टॉलमेंट पे क्या कर लेते हैं, कोई चीज़ खरीद लेते हैं। जैसे मान लो मैंने बाइक खरीद ली है इंस्टॉलमेंट पे, तो मुझे वहाँ पे अपनी पासबुक लगानी पड़ती है। पासबुक क्यों लगानी पड़ती है, ताकि हर महीने की 1 तारीख को मेरी किस्त जो है, इंस्टॉलमेंट जो है वो कटती जाए। तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि किसी चीज़ की इंस्टॉलमेंट थी, उसका पैसा मेरा कट गया बैंक से, मुझे पता ही नहीं है, मैंने तो अपने यहाँ करा ही नहीं, लेकिन वहाँ से तो देखो टाइम टू टाइम कट जाएगा, तो कंप्यूटर है, जैसे ही 12 बज के 1 सेकंड भी होगा ना तो डेट चेंज हो जाती है, जैसी डेट लग जाएगी वो पैसा कट जाएगा। तो पैसा कटते ही वहाँ तो डेबिट हो गया, लेकिन मेरे यहाँ तो हुआ ही नहीं, तो ये भी एक रीज़न है। ठीक है ना, तो ये भी एक रीज़न है कि हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा पासबुक का और कैश बुक का। ठीक है ना, अब देख लेते हैं ज़रा अगला पॉइंट। 6 पॉइंट हो चुके हैं, 7वें पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक बाय अ कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि मान लीजिए मेरा कोई डेटर था मिस्टर एक्स, मुझे पैसे लेने थे उससे 5,000 रुपये, अब उसने मुझे पैसे ना दे करके मेरे बैंक अकाउंट में क्या कर दिया, डिपॉजिट मार दिया। अब बताओ, उसने मुझे बिना बताए मेरे अकाउंट में पैसा भेज दिया। आजकल तो पेटीएम में बहुत होता है, पहले हम पेमेंट कर देते हैं, बाद में स्क्रीनशॉट लेकर के उसे भेजते हैं कि देखो मैंने तुम्हारे खाते में पैसा डाल दिया है। ऐसा होता है आज के टाइम में, ठीक है ना। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको बिना बताए आपके खाते में कोई पैसा डाल रहा है, आज के टाइम में नॉर्मल है। बाद में स्क्रीनशॉट देख करके हम पता लगा लेते हैं किसने डाला है और किसने नहीं डाला है। तो चलिए, यहाँ पे भी वही बात लिखी है कि डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में किसी ने क्या कर दिया है, डिपॉजिट कर दिया है पैसा किसी कस्टमर ने, और आपने इसकी रिकॉर्डिंग नहीं की है। तो इस केस के अंदर भी क्या हो जाएगा, आपका पासबुक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि पैसा क्रेडिट हो जाएगा, अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, पैसा बढ़ जाएगा, और आपको तो पता ही नहीं है। जब वो आपको स्क्रीनशॉट भेजेगा, कॉल करेगा, मैसेज करेगा, या फिर बैंक की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आएगी, तब आपको पता लगेगा, तब आप बढ़ाओगे। लेकिन जब तक नहीं पता तब तक तो ये डिसबैलेंस रहेगा, ये तो बढ़ गया बैंक वाला, ये आप तो कम ही हो। ठीक है ना, तो ये भी एक रीज़न है। अगला क्या है, 8वां पॉइंट, डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है जी, डिसऑनर का मतलब क्या है भाई, बीआर जो चैप्टर है, ये लाइन थोड़ा उससे रिलेटेड है। ठीक है ना, बीआर वगैरह जब हमें मिलता है तो बीआर को भी हम क्या करते हैं, डिस्काउंट वगैरह करवाते हैं। ठीक है ना, तो इस केस के अंदर भी क्या हुआ है, डिसऑनर हो गया है। आपने कोई चेक या बीआर कोई भी चीज़ मान लो आपने डिपॉजिट करी होगी, ठीक है ना, और वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, और इसके बाद में आपने इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करी है। तो हमने रिकॉर्डिंग नहीं करी है का मतलब क्या है भाई, जब मैं जमा करने गया हूँगा तो पहले मैंने अपने यहाँ बढ़ा लिया होगा कि भाई 5,000 रुपये का मेरा चेक है, 5,000 रुपये बढ़ा लो, बैंक में डाल दिया, मैं मान के चल रहा हूँ कि बैंक में भी 5,000 बढ़ गया, लेकिन हुआ क्या बाद में चल के कि वो डिसऑनर्ड हो गया, वो क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। तो इस स्थिति के अंदर क्या होगा, मेरा बैलेंस 5,000 से क्या हो जाएगा, बढ़ा हुआ दिखेगा, यानी कि कैश बुक का, लेकिन पासबुक का बैलेंस नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो क्या हो गया था, आपका डिसऑनर्ड हो गया था। तो इस तरीके के रीजंस आपकी बुक में लिखे हुए थे, मैंने इसे समझाने की कोशिश करी है आपको कि ये रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी कैश बुक और बैंक की पासबुक टैली नहीं हो पाती है। और मैंने आपको बताया कि डेबिट कब होता है, क्रेडिट कब होता है, हमारे यहाँ डेबिट कैसे होगा और उनके वहाँ पासबुक में क्रेडिट कैसे होगा। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल करवाऊंगा और इसके बाद में हम टाटा बाय बाय बोलेंगे। छोटा सा एग्जाम्पल है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब आपके सामने हमने एक इलस्ट्रेशन ली है आपकी बुक टीएस ग्रेवाल से, इसको समझते हैं, करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको बीआरएस में बहुत अच्छे से समझा सकूं। चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं इलस्ट्रेशन को। इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर बीआरएस ऑन 31 मार्च 2021। यानी कि हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है बीआरएस स्टेटमेंट, और कब करना है, 31 मार्च को। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसके अंदर आपको डेट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि किस डेट पे आप तैयार कर रहे हो। इसके बाद में हमें कुछ
ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं और ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारा कैश बुक और पासबुक का बैलेंस टैली नहीं हो रहा था। ठीक है, दूसरी चीज़ तो हमें ये दे दी, और तीसरी चीज़ इसके अंदर दे रखी है, मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख रखा है। तो नेक्स्ट पेज में मैंने 2 लाइनें और लिखी हुई है, जरा इसे ही पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक ऑन 31 मार्च 2021 वॉज 1,80,000, और आगे लिखा हुआ है डीआर। डीआर का मतलब क्या होता है जी? डेबिट बैलेंस है ये। मैंने आपको ये बात समझाई थी कि जो हमारे यहाँ बिजनेस के अंदर होता है वो क्या होता है? कैश बुक का डेबिट बैलेंस ही होता है। लेकिन नीचे लिखा हुआ है वेयर एज द बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹1,84,100। ठीक है, और ये क्या है? क्रेडिट बैलेंस है। तो देखिए, मैंने अभी आपको पहले बताया था कि हमारे पास जो कैश बुक होती है उसके अंदर बैलेंस क्या चलेगा? डेबिट बैलेंस चलेगा। और जो बैंक के पास जो होती है पासबुक होती है उसका बैलेंस कैसे चलता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। हमेशा ऑलवेज याद रखना, चाहे याद कर लो चाहे समझ लो, मैंने अभी आपको पूरा समझाया भी था ये इसके बारे में। अब बात करते हैं कि सवाल की शुरुआत कैसे करनी है, किस तरीके से हम बीआर को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसी के जस्ट नीचे मैंने इसका फॉर्मेट बनाया हुआ है, जरा इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन लिखना है, इसके बाद में जो भी इलस्ट्रेशन नंबर 1 है 2 है, ठीक है ना, इस तरीके से आप लिख देंगे। और इसके बाद ऊपर टाइटल डालेंगे कि आप बना क्या रहे हो। आप बना रहे हो भाई BRS। BRS बना रहे हो, कब बना रहे हो? एज ऑन 31 मार्च 2021, यानी कि डेट डालनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, पता लगना चाहिए कि BRS जो है किस डेट पे प्रिपेयर हो रहा है। तो जिस डेट पे हो रहा होगा वो डेट डाल देंगे अपन लोग। इसके बाद में सिंपल सा पर्टिकुलर लिखना है आपको, 2 कॉलम बना देना है किस चीज़ के? अमाउंट के। अब ये 2 कॉलम अमाउंट के क्यों बनाया मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन की मैंने थीम बता दी है आपको। अब इसको सॉल्व कैसे करना है जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो 2 बैलेंस दिए हुए होंगे हर क्वेश्चन के लास्ट में, जो 2 बैलेंस दिए होंगे हर क्वेश्चन के लास्ट में, उसमें से एक अमाउंट को आप उठा लो। एक अमाउंट मैं उठा लेता हूँ, मान लीजिए कैश बुक का। कैश बुक का मैं क्यों उठा रहा हूँ? क्योंकि मुझे सिंपल लगता है कैश बुक से बनाना। क्यों सिंपल लगता है? क्योंकि मैं कैश बुक मेरे पास होती है और जब कोई चीज़ आएगी तो मैं ऐड करूंगा, जब मेरे पास से जाएगी तो मैं लेस करूंगा। सिंपल सा हिसाब है। अगर मैं बैंक के अकॉर्डिंग बनाऊंगा इसी चीज़ को तो हो सकता है कुछ गड़बड़ घोटाला हो जाए, ठीक है ना, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्योंकि वो अपोजिट ट्रांजैक्शन होती है बैंक की, हमारी जो होती है फॉर्मल होती है जो हम बनाते हैं। तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए जो बैलेंस उठाने वाला हूँ वो उठाने वाला हूँ कैश बुक का। तो हर क्वेश्चन के अंदर मैं कैश बुक से ही करवाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि एक सिंपल पैटर्न से चलेंगे तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी समझने में और समझाने में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है जी, बैलेंस है इस पर कैश बुक। और ये जो बैलेंस है मेरा, ये डेबिट बैलेंस है दोस्तों। कैसा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। अब डेबिट बैलेंस कितना है मेरा? 1,80,000 रुपये है। तो 1,80,000 रुपये यहाँ हम लिख देंगे। 1,80,000 रुपये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आप अपनी ट्रांजैक्शंस पे आ जाओ कि क्या क्या घटनाएं घटी थी, क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई थी, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और एक एक करके बारी बारी हम उसकी एंट्री पास करेंगे अपने BRS के अंदर। तो सबसे पहली एंट्री के अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है चेक्स फ्रॉम महिमा ₹2500, दिनकर 3000, गोविंद 2400 वर डिपॉजिटेड इनटू अकाउंट इन मार्च 2021। यानी कि 3 लोगों से हमें चेक रिसीव्ड हुए। अब ये चेक रिसीव्ड हुए, हमने इसे बैंक में डिपॉजिट भी करा दिया। लेकिन बैंक में डिपॉजिट कब कराया है दोस्तों? डेट लिखी हुई है यहाँ पे मार्च 2021 की, ठीक है ना। यानी कि महीना लिखा हुआ है और सन भी लिखा हुआ है, लेकिन डेट नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मार्च का महीना था और सन 2021 में हमने ये चेक डिपॉजिट करा है बैंक के अंदर। लेकिन आगे लिखा हुआ है बट वर क्रेडिटेड बाय द बैंक इन अप्रैल 2021। लीजिए, यानी कि अगले महीने ये क्लियर हो पाए हैं, डिपॉजिट हो पाए हैं। तो अब क्रेडिटेड का मतलब यही होता है, यानी कि उसने हमें बढ़ाया कब है? अगले महीने। डिपॉजिट करा हमने मार्च में, लेकिन उन्होंने हमें कब बढ़ाया? अप्रैल के मंथ में। तो अब इस तरह की सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए, बिल्कुल प्रैक्टिकली समझना है, सारे आंसर बिल्कुल ठीक आएंगे। आप पहले ये समझिए, 2 हाथ ऐसे लेना है आप लोगों को। अब ये जो हाथ है, ये हाथ है हमारा वाला, यानी कि बिजनेस वाला, यानी कि कैश बुक वाला। और ये जो है मान लो बैंक का है, ठीक है, पासबुक का है। तो मान लीजिए किसी ने मुझे चेक दिया, 3 चेक आए हैं मेरे पास। तो चेक आ गए और मैंने इसे बैंक में भी डिपॉजिट करा दिया मार्च के मंथ में। तो 31 मार्च को मैं क्या मान के चलूंगा? मैं मान के चलूंगा कि मेरा बैलेंस क्या हो गया है? बढ़ गया है। मार्च में 31 मार्च को मैं क्या मान के चलूंगा? मेरा बैलेंस बढ़ गया है। तो मैं अपने यहाँ तो बढ़ा दूंगा बैलेंस, लेकिन क्या रियलिटी में मार्च के मंथ में ये बढ़ा था? ये मार्च के मंथ में नहीं बढ़ा था, ये अप्रैल में बढ़ा था।
और BRS जो बना रहे हैं हम कब बना रहे हैं, BRS बना रहे हैं 31 मार्च को। तो 31 मार्च को ये डिफरेंस मुझे देखने को मिलेगा मेरे यहाँ और बैंक के यहाँ। अब सवाल उठता है कि सर जी इस डिफरेंस को ख़त्म कैसे करा जाए, रिकनसाइल कैसे करें। तो रिकनसाइल करने का बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ, या दो तरीके हैं देखिए रिकनसाइल करने के। एक तरीका तो ये है कि जो आपने बढ़ा दिया था उसे कम कर दो, तो ये टैली हो जाएगा। और दूसरा रीज़न क्या है, आप इस वाले को बढ़ा दो यानी कि बैंक वाले को भी बढ़ा दो, तो ये रिकनसाइल हो जाएगा। तो किसे चूज़ करा जाए, तो चूज़ करने के लिए मैं आपसे कहूँगा कि आ जाइए अपने सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन क्या है, देखिए आप स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से कर रहे हो, आपने स्टार्टिंग पॉइंट लिया है कैश बुक का। तो ये एक नोटेशन है, ये एक सिंबल है कि आपको जो भी चेंजेस करने हैं, जो भी परिवर्तन करने हैं, वो कैश बुक के अंदर करने हैं। खाली कैश बुक मतलब जो आपके पास है, बैलेंस आपका ऐसे था ना, तो जो चेंज होगा कैश बुक के अंदर होगा। अगर आपने यहाँ पे कैश बुक लिखा है तो, अगर मान लो यहाँ पे मैं पासबुक लिख देता तो भाई चेंज में इसके अंदर करता, पासबुक वाले के अंदर। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कैश बुक लिखा है, तो चेंज में खाली इसी में कर सकता हूँ। और इसको यहाँ तक लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जब माइनस हो जाएगा तो ये रिकनसाइल हो जाएगा, सीधी सी बात है। बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस में नहीं समझा रहा हूँ, बहुत ही इजी बात बता रहा हूँ। अब देख लेते हैं कि अमाउंट हमारे कौन कौन से थे, कितने कितने थे। एक था हमारा 2500 का, लिख देते हैं चलिए यहाँ पे। एक अमाउंट है मेरा 2500 का, एक है मेरा 3000 का, और तीसरा जो था वो 2400 का था, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, तो ये टोटल जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 7, ठीक है, यानी कि 7900, 7900 रुपये का अमाउंट मुझे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब इसे लिखना कैसे है, चलिए यहाँ पे मैं ऐड वाले कॉलम बना देता हूँ, ठीक है जी, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, लेस वाले बना देता हूँ। अब इसे लिखा कैसे जाएगा, जरा इस पे भी ध्यान दीजिए। हम लिखेंगे यहाँ पर चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड यट, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, चेक्स, क्योंकि हमने जमा तो कर दिए थे ना, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट यट क्लियर्ड, यानी कि चेक तो डिपॉजिट हो गए लेकिन ये अभी क्लियर नहीं हुए हैं। तो कौन कौन से चेक थे, नाम लिख देना आप यहाँ पर। नाम था हमारा महिमा, दिनकर और गोविंद, महिमा, दिनकर और गोविंद। तो यहाँ लिख दीजिए आप महिमा, यहाँ आ जाएगा दिनकर, और यहाँ आ जाएगा गोविंद, गोविंद, ठीक है जी। चलो कोई बात नहीं, इस तरीके से आ गया। अब महिमा का जो अमाउंट था वो कितना था दोस्तों, वो था 2500, 3000 और 2400। 2500 महिमा का आ जाएगा यहाँ पे, 2500, 3000 और 2400। इस तरीके से जो टोटल हो जाते हैं 7900। तो ये बैलेंस मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि माइनस वाले कॉलम के अंदर लिख दिया। इस तरीके से करा जाएगा। मैंने फर्स्ट एंट्री आपको समझा दी है। अब सेकंड की बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है चेक्स इशूड टू हरीश, यानी कि इस बार हम चेक इशू कर रहे हैं, यानी कि मैंने चेक काट करके किसी को दिया होगा। किस किस को दे रखा है, एक तो हरीश को दिया है 3000 रुपीज़ का, रमेश को दिया है 5000 रुपीज़ का, एंड कुलदीप को दिया है 3000 रुपीज़ का इन मार्च 2021 एंड वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन अप्रैल। लीजिए, यानी कि यहाँ भी वही सीन हुआ है। इस बार ऊपर वाली एंट्री का ऑपोजिट पार्ट दे दिया आप लोगों को। इस बार आप चेक काट के दे रहे हो किसी को, तो आप जब किसी को काट के दोगे तो वो हाथ ऐसे कर लेना। तो चेक काट के दोगे तो आप अपने यहाँ अमाउंट क्या कर लोगे, जैसे ही आप चेक काट के दोगे तो आप मान लोगे कि ये पैसा ले ही लेगा जाके, तो कम हो जाएगा हमारा बैंक का अमाउंट। तो आप क्या कर लोगे, अपने यहाँ माइनस कर लोगे। लेकिन ये तो क्लियर ही नहीं हुआ उस मंथ, ये कब हुआ है, नेक्स्ट मंथ में हुआ है। तो यानी कि 31 मार्च के जो बैलेंस होगा डिसबैलेंस होगा, इक्वल तो होगा नहीं। तो अब इक्वल करने के लिए क्या करूं, मैंने आपको वही सिखाया था, याद करो। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था हमारा, कैश बुक। तो आप कैश बुक के अंदर क्या करो, ऐड करो। ऐड करते ही क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब अमाउंट हमारा कितना कितना है जरा देख लेते हैं। एक तो 3000 का है, एक 5000 का है, और तीसरा 3000 का है। 3 3 6 6 5 11, 11000 रुपये का अमाउंट क्या हो जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा किसके अंदर, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, ऐड कर देंगे हम। और इसे हम क्या लिखेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है ना। क्या लिखेंगे हम, इसे हटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं अपन लोग चेक्स
इशूड बट नॉट प्रेजेंट, लिख लो, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इस तरीके से हम लिख देंगे, ठीक है ना। अब जो नाम थे उनके नाम देख लेते हैं, नाम क्या कहते हैं। एक तो हरीश था, दिनकर था, हरीश है, रमेश है, कुलदीप है, ठीक है। हरीश, रमेश, हरीश, ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा, रमेश, और तीसरा आ जाएगा कुलदीप। ये तीन नाम अपन लोग लिख देंगे। जो अमाउंट थी, अमाउंट में गड़बड़ मत करना, हरीश का 3 था, 3 5 3, ठीक है। 3 5 3 लिख देते हैं अपन लोग। यहाँ पे आ जाएगा 3000, यहाँ 5000 और यहाँ 3000। तो इस तरीके से टोटल अमाउंट हो गई, कितनी हो गई, 6 5 11, 11,000 रुपये क्या हो जाएंगे, ऐड कर दिए जाएंगे, प्लस कर दिए जाएंगे। तो ये सेकेंड एंट्री भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। अब देख लेते हैं जरा अपनी थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री के अंदर क्या लिखा हुआ है, थर्ड एंट्री में लिखा हुआ है अ चेक फॉर ₹1000 विच वॉज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर। यानी कि एक चेक है 1000 रुपये का, ठीक है, रिसीव्ड हुआ था, किससे, एक कस्टमर से हुआ था। वॉज रिकॉर्डेड इन द बैंक, जो कि बैंक कॉलम के अंदर रिकॉर्ड कर लिया गया था। ऑफ द कैश बुक, जो हमारे पास है उसके अंदर हमने रिकॉर्ड कर लिया था इसको, ठीक है। कैश बुक के बैंक कॉलम में इसे रिकॉर्ड कर लिया था मार्च में ही। बट इट वाज डिपॉजिटेड इन अप्रैल। इसका मतलब क्या है, चेक रिसीव्ड हुआ होगा और आपने अपने कैश बुक के बैंक कॉलम में ऐड कर लिया है 1000 रुपये, लेकिन ये क्लियर कब हुआ है, वो अप्रैल में हुआ है। तो इसलिए बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 31 मार्च को इसी में चेंज करेंगे, माइनस कर देंगे 1000 रुपये। सिंपल सा है, ठीक है ना। तो 1000 रुपये माइनस हो जाएंगे और नाम वगैरह यहाँ दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें अब हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लेस कर देंगे, हम लिखेंगे चेक, चेक डेबिटेड इन कैश बुक, ठीक है, बट नॉट डिपॉजिटेड। तो दोस्तों जो एक्टिविटी होती है, जो ट्रांजैक्शन होती है, बस आप वो बात लिख करके प्लस या माइनस करना है बस। बताइए, जमा और घटा करना बहुत बड़ी बात है क्या, बहुत इजी है भाई। 1000 रुपये हमें मिले चेक के तौर पे, हमने बढ़ा दिया था अपना क्या, कैश बुक बढ़ा दिया था। अब लेकिन वो अप्रैल में क्लियर हो रहा है और हम बना रहे हैं BRS 31 मार्च को, तो भैया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 1000 रुपये। यहाँ पे 1000 रुपये की एंट्री आ जाएगी, चाहे आप डायरेक्ट लिख दो यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि और तो अमाउंट है नहीं बाहर सब टोटल करने के लिए। तो हमने 1000 रुपये का अमाउंट यहाँ पे सीधे डाल दिया। इस तरीके से ये हो जाती है। अब देख लेते हैं जरा अपनी लास्ट एंट्री, फोर्थ एंट्री। बैंक स्टेटमेंट हैज़ अ क्रेडिट ऑफ ₹2500। यानी कि जो बैंक स्टेटमेंट है वो हमें बढ़ा रहा है, कितने से, 2500 से। यानी कि बैंक ने बढ़ा दिया, मुझे 2500 से क्रेडिट कर दिया। फॉर इंटरेस्ट, किसी चीज़ का मुझे इंटरेस्ट मिला होगा, तो बैंक में क्या हो गया, 2500 से बैलेंस क्या हो गया, बढ़ करके ऊपर हो गया। आगे लिखा है एंड अ डेबिट ऑफ ₹500 फॉर चार्जेस। लो जी, यानी कि 2500 से उसने क्या कर दिया, हमें बढ़ा दिया पहले इंटरेस्ट के तौर पे पैसे दे करके, लेकिन एक अमाउंट था, एक चार्ज था 500 रुपये का, उसके लिए उसने हमें क्या कर दिया, घटा दिया। यानी कि अब भी अंतर कितना आएगा, कितना कितना अमाउंट है, 2500 और 500, यानी कि 2000 रुपये का अंतर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2000 रुपये का अंतर आ जाएगा। 2500 से बढ़ाया, 500 से घटाया, 2000 रुपये अभी भी बैंक के अंदर मुझे ज़्यादा दिख रहे होंगे। तो अब इस तरीके की एंट्री को कैसे किया जाएगा, तो देखिए बहुत ईजी है, कुछ भी कठिन नहीं है, बस आपको समझना है। सबसे पहले जब आपने बैंक में हमें इंटरेस्ट मिला होगा 2500 का, तो बैंक ने हमें बढ़ा दिया होगा, 2500 बढ़ गया, तो आप बराबर करने के लिए क्या करोगे, ऐड करोगे 2500, क्योंकि चेंज किस में होगा, कैश बुक के अंदर होने वाला है। तो आप क्या करोगे, 2500 ऐड करोगे, प्लस करोगे किसके अंदर, अपने कैश बुक के अंदर। तो चलिए कर देते हैं। तो अब इसके अंदर हम क्या लिख देंगे, हम यहाँ लिख देंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बट नॉट डेबिटेड इन कैश बुक। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे अमाउंट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई, इंटरेस्ट जो था वो 2500 वाला था, 2500 से उसने हमें बढ़ाया था, तो अब हम 2500 ऐड कर देंगे यहाँ पे। यानी कि डायरेक्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ, कितना आ जाएगा, 2500 रुपये आ जाएगा, ठीक है जी।
अब दूसरी चीज़ क्या थी वो भी देख लेते हैं। बैंक के चार्जेस थे, बैंक ने हमें 500 रुपये से क्या कर दिया था, कम कर दिया था। तो अब क्या करें बराबर करने के लिए, कैश बुक को क्या कर दो, माइनस कर दो, बस सिंपल सा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे हम कितना, 500 रुपये से। तो स्लाइड चेंज हो गई थी, हम यहाँ क्या लिख देंगे, बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मैं बोल भी रहा हूँ अगर आप लोगों को दिख ना रहा हो तो, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक, ठीक है, बैंक चार्जेस जो है चार्ज कर लिया गया है बैंक के द्वारा, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, लेकिन इसको कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करा। कितना अमाउंट था दोस्तों, 500 रुपये का अमाउंट था, तो ये मैंने 500 रुपये लिख दिया इस तरीके से, ठीक है ना। अब हमारी सारी एंट्रीज हो चुकी है, अब हम क्या करेंगे, इसको देखते हैं कि ये टैली हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए दोस्तों इसकी टोटलिंग करते हैं जरा। टोटलिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे एक लाइन काट दीजिए क्योंकि अब तो कोई एंट्री आने वाली है नहीं। तो 11,000 और 2,500, 11 और 2,500 हो जाते हैं 13,500, ठीक है ना। तो यानी कि आपके जो ऐड वाले हो गए, या हमने ऐड लिखा था, ठीक है ना, 13,500 रुपये ऐड करना है हमें। तो 13,500 जरा मैं ऐड करके दिखा देता हूँ आपको। 1,80,000 है प्लस 13,500 है, तो ये आपका आ जाएगा 1,93,500, ठीक है जी। ये आपकी एडिंग वाली चीज़ें थी, कैश बुक के अंदर आपको इतना अमाउंट ऐड करना है, तो यहाँ पहुँच गए। लेकिन कुछ अमाउंट हमारी क्या थी, लेस करने वाली थी, यानी कि सब्ट्रैक्ट करने वाली थी। तो चलिए सब्ट्रैक्ट वाले भी देख लेते हैं हम लोग। 7,900 प्लस 1,000 और प्लस 500, ठीक है। तो ये हो गया आपके 9,400। कितना आ गया, 9,400। यहाँ पे आ जाएगा आपका 9,400, ये माइनस करना है। तो जब आप इसे माइनस करोगे किस में से, ऊपर वाले टोटल अमाउंट से, यानी कि 1,93,500 माइनस करोगे 9,400, तो ये आ जाएगा 1,84,100। यानी कि मैं इसे मार्कर चेंज करके लिख के दिखाता हूँ आप लोगों को, ताकि ज़्यादा अच्छे समझ में आए। यहाँ पे जो बैलेंस आया 1,84,100 रुपये निकल करके आया है, 1,84,100 रुपये। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग भी, कि ये जो हमारा 1,84,100 रुपये निकल करके आया है, ठीक है ना, तो ये बैलेंस वही बैलेंस होगा जो हमें स्टार्टिंग में दिया था, ठीक है, 1,84,100 रुपये। देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹1,84,100। इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस लेकर के चलता हूँ और सवाल को सॉल्व करता हूँ, तो लास्ट में जो आ जाएगा वो मेरा पासबुक का बैलेंस 100% टैली करने वाला है। यानी कि पासबुक का वही बैलेंस आपको यहाँ पे शो करेगा, और ये शो कर रहा है वो बैलेंस, तो यहाँ पर हम लिख भी देंगे कि जो बैलेंस है ये कौन सा है। यहाँ थोड़ा स्पेस कम बच रहा है, मैं ओरली बोल भी रहा हूँ, आप समझ जाना। यहाँ पे हमारा बचेगा बैलेंस एज पर, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे पासबुक। क्या लिख देंगे दोस्तों, पासबुक, ठीक है। इस तरीके से पासबुक लिख करके ये अमाउंट हमारा इसके सामने आ जाता है, 1,84,100 रुपये। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें समझने को मिली होंगी, क्योंकि एक नया चैप्टर था, बेसिक से कराया है, बहुत इजी सा मैंने क्वेश्चन लिया था। और अगर आपका कोई भी डाउट बनता है इससे रिलेटेड, या आप कोई एग्जांपल कर रहे हो, आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रही है, सवाल का आंसर नहीं आ रहा है, या कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप लोग बेझिझक कमेंट्स कर दिया करो। कमेंट का जवाब ज़रूर मिलेगा, भले ही नई वीडियो बना करके आपको समझाना पड़ जाए, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को हम लोग यहीं समाप्त करने वाले हैं। वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।